नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट BHDLA 136 इसी का इकाई 2 संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन, इस विषय पर बात करेंगे। ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है, अर्थात इकाई 2 को पूरा हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। साथ ही इस चैनल में इग्नू स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, सॉल्व्ड असाइनमेंट, इग्नू रिलेटेड इंफॉर्मेशन आदि प्रोवाइड की जाती है। इसलिए अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो की रूपरेखा, अर्थात हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो हम लोग बात करेंगे वो है वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। इसमें हम लोग वाक्य के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वाक्य में पदक्रम क्या होता है, इसका क्या महत्व है ये समझेंगे, अनुतान क्या होता है ये समझेंगे और संप्रेषण का उद्देश्य इसको जानेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वाक्य से ऊपर का स्तर, इसमें हम लोग प्रोक्ति पर थोड़ा बात करेंगे और अंत में विराम चिन्ह इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं, वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। आप जानते हैं कि व्यक्तियों के आपस में बातचीत करने से ही संवाद बनता है। तो जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं संवाद, तो वो लोगों के आपस में बातचीत करने से संवाद बनता है। संवाद में दो या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसमें बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है और सुनने वाले को श्रोता। तो संवाद में कम से कम 2 लोग होने आवश्यक है, अधिक लोग भी हो सकते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। संवाद 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संवाद और अनौपचारिक संवाद। तो जो कार्यालयी भाषा है अर्थात ऑफिस की भाषा है, उसको हम लोग औपचारिक भाषा कहते हैं या औपचारिक संवाद कहते हैं। और जो घर की भाषा है या फिर आम बोलचाल की भाषा है, जो हम लोग बिना सोचे समझे आराम से फ्लुएंट बोल देते हैं, वो है अनौपचारिक संवाद। अनौपचारिक संवाद की अगर बात करें तो इसकी जो भाषा है वो व्याकरण के नियम से बाहर की भाषा है, अर्थात जो मन में आया नॉर्मली हम लोग क्या है उसको बोलते हैं। ये कहना उचित होगा कि जीवन की सफलता के लिए उचित संवाद का उपयोग करना जरूरी है। इसलिए वक्ता को माप तौल कर बोलना चाहिए। संवाद स्थापित करने के लिए वाक्य का बहुत महत्व होता है, अतः सही वाक्य के इस्तेमाल की प्रक्रिया को भी हमें समझना होगा। वाक्य की अगर बात करें तो भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होता है। इससे पहले का जो टॉपिक है इसमें हम लोग वर्ण के बारे में डिस्कस किए हैं, शब्द के बारे में डिस्कस किए हैं, और अब जो टॉपिक है वो है वाक्य। तो अगर पूर्ण इकाई की बात करें अर्थ की दृष्टि से तो वाक्य पूर्ण इकाई है, अर्थात एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी, तो इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके एक क्रियाकलाप की पूरी सूचना है। तो इस तरह इसको क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों के अपने अर्थ वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है,
किन्हीं भी 8-10 शब्दों को एक जगह रख देने से वो वाक्य नहीं बन जाता। वाक्य में आने वाले शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े होते हैं जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। अर्थात शब्द जो है वो सटीक क्रम में सजे होने चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएंगे। शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ें कि पूर्ण अर्थ प्रकट हो। वास्तव में शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं, है ना। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी कर्ता का होना जरूरी है और उसके क्रिया व्यापार का उल्लेख आवश्यक है। अर्थात कर्ता, इंग्लिश में जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट होना जरूरी है, साथ ही कोई वर्ब होना जरूरी है। तो कोई भी वाक्य बनाने के लिए कर्ता और क्रिया कम से कम ये दोनों आवश्यक है, और इसके अलावे और दूसरे शब्द भी आ सकते हैं। तो यही वाक्यांश है, अर्थात कर्ता वाला वाक्यांश और क्रिया वाला वाक्यांश, ये दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है ना। ये दोनों वाक्य का अनिवार्य घटक है। एक वाक्य में कम से कम 2 वाक्यांश जरूरी होते हैं, और क्रिया व्यापार के संदर्भ में अन्य बहुत से अर्थों को प्रकट करने के लिए और मनमर्जी वाक्यांश हम लोग जोड़ सकते हैं। अर्थात सेंटेंस को जितना लंबा करें चाहे तो कर सकते हैं। कुछ वाक्य का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अकर्मक वाक्य, अर्थात वैसा वाक्य जिसमें कोई कर्म नहीं है, आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे लड़का सोया, इस तरह के वाक्य में अगर हम लोग प्रश्न करते हैं क्या, तो इसका कुछ आंसर नहीं आता है। जैसे लड़का सोया, तो लड़का क्या सोया, इसका कोई आंसर नहीं है। तो इस तरह का हो गया आपका अकर्मक वाक्य। सकर्मक वाक्य की बात करें तो इसमें क्या है, कर्म है। जैसे लड़का खाना खाया, अगर प्रश्न करें कि लड़का क्या खाया, तो इसका आंसर आराम से दिया जा सकता है कि खाना खाया। वैसे ही द्विकर्मक वाक्य, अर्थात उस प्रकार का वाक्य जिसमें 2 कर्म हो। जैसे मैंने राम को एक आम दिया, तो यहाँ पर राम को, ये भी क्या हुआ, एक कर्म हुआ, और यहाँ पर जो आम है ये भी एक कर्म हुआ। वैसे ही गंतव्य सूचक वाक्य की बात करें तो गंतव्य अर्थात कहीं जाना, कहीं पहुंचना, इसको गंतव्य बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे वो कॉलेज गई, तो गंतव्य क्या पोजीशन, कहाँ जाना था, तो उन्हें कॉलेज जाना था। तो इस तरह के वाक्य को गंतव्य सूचक वाक्य कहते हैं। कुछ ऐच्छिक वाक्यांश भी है, अर्थात इसको चाहें तो आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। जैसे स्थानवाचक में कमरे में, दीवार पर, घर पर, इस तरह का समयवाचक कुछ वाक्यांश है। जैसे शाम को ठीक 7 बजे। प्रयोजनवाचक जैसे उसके लिए, राम के लिए। तो इस तरह के वाक्यांशों को जोड़कर भी हम वाक्य को क्या कर सकते हैं, पूर्णतः दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वाक्य का विस्तार कर सकते हैं। अब देखना जरूरी है वाक्य क्रम, अर्थात वाक्य में शब्द किस क्रम में सजे होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार कुछ उदाहरण है। जैसे कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी। इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, या फिर ऐसे कहा जाए कि मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी, तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही उदाहरण में सारे वाक्य क्या है, सही है। अर्थात हम आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, शब्दों का क्रम बदल सकते हैं, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो अनिवार्य वाक्यांश है उसका पोजीशन नहीं चेंज करना है, और जो ऐच्छिक वाक्यांश है उसका पोजीशन हम आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो ऐच्छिक घटक है इसके साथ हम अपने स्वतंत्रता से इधर उधर उसको कर सकते हैं। लेकिन जो अनिवार्य वाक्यांश है
उसको हमें ठीक रखना पड़ता है। अब हम लोग वाक्य में पदक्रम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, अर्थात वाक्य में पदों को किस क्रम में सजाया जाए, ये भी हमको क्या है इसमें देख लेना है। तो बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे एक सामान्य पदक्रम देखिए, आप बाकी पैसे लीजिए, उसी को परिवर्तित पदक्रम में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लीजिए बाकी पैसे आप। तो ये दोनों ही वाक्य क्या है सही है। ऐसे करके हम क्या है पदक्रम में परिवर्तन ला सकते हैं। इस परिवर्तन का क्या कारण है? हम परिवर्तित पदक्रम में क्रिया को आगे क्यों ले आए? इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आते हैं और यहाँ हम क्रिया को प्रमुखता देते हैं। इस प्रक्रिया को अग्र प्रस्तुति भी कहते हैं। जैसे इस वाक्य में आप देखेंगे जो क्रिया था लीजिए, तो इसको आगे लेके आ गए, लीजिए बाकी पैसे आप। तो लीजिए पर क्या है जोर देने के लिए इसको आगे ले आए। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुतान। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत लोग इसको कभी सुने ही नहीं हैं तो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको समझ लेते हैं। बोलते समय वाक्य में जो सुर का उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं, है ना। देखिएगा कभी क्या करते हैं हम लोग थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कभी थोड़ा सा किसी के पास क्या करते हैं गिड़गिड़ाते भी हैं, अर्थात खुशामद भी करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में हमारे जो वाक्य का जो सुर है उसमें क्या होता है चेंज आता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है। इसी उतार चढ़ाव को या चेंज को क्या कहते हैं अनुतान कहते हैं। तो अनुतान को वाक्य का अभिलक्षण माना जाता है। एक ही वाक्य को जब भिन्न भिन्न अनुतानों में बोला जाता है तो वो भिन्न भिन्न अर्थ भी देता है, अर्थात एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से उतार चढ़ाव करके उसका अर्थ में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 वाक्य दी गई है। पहले वाक्य वो क्या है आपका सामान्य वाक्य है, दूसरा वाक्य इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है और तीसरा वाक्य जो है इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। अर्थात पहला वाला तो सामान्य कथन है, दूसरे वाला में हम प्रश्न कर रहे हैं और तीसरे वाला वाक्य में हम क्या कर रहे हैं आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे यह बहुत अच्छी तस्वीर है, तो ये सामान्य वाक्य हो गया। उसी को अगर क्या है प्रश्न करना चाहें तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है, मतलब तस्वीर है पर थोड़ा जोर दे दिए तो क्या हो सकता है इसको हम लोग प्रश्न के रूप में मान सकते हैं। वहीं अगर विस्मयादि बोधक का बात करें तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ये बहुत अच्छी तस्वीर है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्वर के उतार चढ़ाव करते हुए वाक्य का अर्थ में क्या कर सकते हैं परिवर्तन ला सकते हैं। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को कुशलतापूर्वक प्रकट करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार एक वक्तव्य में व्यक्ति नाराज होते हैं या सहमत होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वक्तव्य में व्यक्ति को फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता प्रकट करना, है ना, अपना अधिकार जताना आदि कई अर्थ पक्षों को लेकर चलना पड़ता है और ये सारे अर्थ अनुतान से आसानी से प्रकट हो जाते हैं। सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास सिर्फ एक अनुतान ही है जो इन सारे भावों को एक साथ लेकर चलता है।
मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के साथ साथ आवाज़ ऊंची करना, शब्दों पर बल देना और चेहरे के भावों तथा अन्य आंगिक चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। शब्दों पर बल देना, जिसे व्याकरण में क्या कहा जाता है, बलाघात, है ना, बलाघात कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि संप्रेषण का उद्देश्य, है ना, अर्थात हम संप्रेषण करते क्यों हैं, अपने विचार को हम दूसरे तक पहुंचाते क्यों हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण क्यों करते हैं, है ना, यही हो गया क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य। इसी को समझना है। तो संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की समझ भी विकसित करते हैं। सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को हम पहचानते हैं। जैसे जब माँ बच्चे से कहती है कि सूरज ढल गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कहती है कि अब शाम हो गया है तो जाके पढ़ो। इस आशय को समझने वाले व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं या प्रति वक्तव्य करते हैं, अर्थात रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। संदर्भ को न समझने वाला व्यक्ति इस वार्तालाप के अर्थ को समझ ही नहीं सकेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वाक्य से ऊपर का स्तर। तो वाक्य नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि वाक्य यही क्या हो गई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वाक्य से बड़ी भी एक इकाई है। व्याकरण में तो इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, लेकिन भाषा की दृष्टि से एक और बड़ी इकाई है जिसको क्या कहा जाता है, प्रोक्ति कहा जाता है। तो व्याकरण में वाक्य की संरचना तक का ही विश्लेषण किया जाता है, किंतु भाषा में वाक्यों के क्रम का भी महत्व है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं और इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है। वाक्यों की क्रमबद्धता के लिए हम उन्हें इसलिए, लेकिन, हालांकि आदि संयोजकों द्वारा जोड़ते हैं। संयोजक सही ना हो तो सही तात्पर्य भी नहीं आ सकेगा, अर्थात सही संयोजक से जो क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं और मिलके अब जो पूरा कथन बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोक्ति। ठीक, अगर सही से इन संयोजक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो फिर क्या है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे पानी बरस रहा था इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाया। इस कथन में संयोजक इसलिए से दो वाक्य को जोड़ा गया है। वाक्य के स्तर से ऊपर विस्तृत पाठ को प्रेषित कहा गया है। सामान्य रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे के कथन को हम प्रोक्ति के संदर्भ में देख सकते हैं। उदाहरण, यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा जाता है तो उस पूरे निबंध का पाठ या वस्तु, उसी को क्या कह सकते हैं, प्रोक्ति कहते हैं। इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग आदि के इर्द गिर्द ही होगी। ऐसे पाठ की संरचना के विश्लेषण में वाक्यों में क्रमबद्धता, संयोजन आदि बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह, इस पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि सीधे सीधे विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या होता है विराम चिन्ह, क्या क्या विराम चिन्ह हिंदी में होते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है और इसे ही विराम कहा जाता है। और इस विराम करने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित संकेत होते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व होता है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझना कठिन कार्य है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दो वाक्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला वाक्य, मैंने भागते हुए सांप को मारा।
और दूसरा वाक्य मैंने भागते हुए सांप को मारा। तो सिर्फ क्या है, जो अल्प विराम लगाए इसका पोजीशन चेंज होने से इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि पहला वाक्य है, इसमें मैंने इस शब्द पर जोर दिया गया, तो यह भी स्पष्ट हुआ कि सांप ही क्या कर रहा था, भाग रहा था और उस भागते हुए सांप को मारा। और दूसरा जो वाक्य है इसमें जोर दिया गया भागते हुए, अर्थात मैं भागते हुए, मतलब मैं ही भाग रहा था और मैं भागते भागते क्या किया, सांप को मारा। तो इस तरह से अगर विराम चिन्ह का पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसका अर्थ में भी भारी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि किस विराम चिन्ह का कहाँ उपयोग करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पूर्ण विराम, जिसको कि इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, है ना। आप जानते हैं कि जहाँ वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए, कंप्लीट सेंटेंस हो जाए, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल गया, मैं खाना खाया, इस तरह से। पूर्ण विराम के लिए आजकल डॉट अर्थात जो फुल स्टॉप टाइप का है ना, उसका भी प्रयोग किया जाने लगा है, जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अर्थात ये पूर्ण विराम के लिए जो हम लोग लंबी पाई देते हैं, यही देना क्या है, ज़्यादा सही है। अब देखते हैं अगला विराम चिन्ह, वो है अल्प विराम अर्थात कोमा, है ना, जिसको इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। तो अल्प विराम का अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए विराम, अर्थात हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। अल्प विराम को नॉर्मली कॉमा भी कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। अल्प विराम का सही प्रयोग हमें ज़रूर जानना चाहिए और कई स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब एक ही शब्द भेद के 3 या अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो। जैसे मानिए यहाँ पे 4 नाम है, राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए। तो यहाँ पर राम, मोहन, ठीक है, ये दोनों के बाद ही क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाने लगा। और लास्ट वाला जो वाक्य है उससे पहले तो और संयोजक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जहाँ पे 3 या अधिक शब्द एक ही तरह का हो तो वहाँ बीच में क्या करते हैं, कॉमा लगाना पड़ता है। दूसरा कंडीशन, जब अनेक शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग हो तो अंतिम को छोड़कर पूर्व तक के शब्द युग्मों के बाद क्या है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक फिर से वाक्य है कि लाभ हानि, सुख दुख, हार जीत ये सभी जीवन के साथी हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द युग्मों का प्रयोग किया गया है, पहला लाभ हानि, दूसरा सुख दुख और तीसरा हार जीत। तो अंतिम वाला को छोड़कर पहले वाला जो 2 शब्द युग्म है उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, अल्प विराम का प्रयोग किए हैं, है ना। उसी प्रकार अगला कंडीशन कि संबोधन के बाद, जैसे अगर किसी को बुला रहे हैं कि राम जरा इधर आना, तो ऐसे में संबोधन जो हम लोग किए राम, उसके बाद क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगला कंडीशन है इसका प्रयोग का कि किसी भी उक्ति के साथ की के स्थान पर ये प्रयोग किया जाता है। वाक्य द्वारा ये अधिक अच्छे से स्पष्ट हो सकेगा। जैसे गुरुजी ने कहा, अल्प विराम लगा दिए, खूब मेहनत करो। अर्थात यहाँ पे जो अल्प विराम आया ये किसके स्थान पर आया, तो ये शब्द, ये जो क्या है की, इसके स्थान पर आया। मतलब हम ऐसे कह सकते थे कि गुरुजी ने कहा कि खूब मेहनत करो, तो यहाँ पर की शब्द का लोप करा दिए और उसके बदले कॉमा का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे भी क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला कंडीशन का बात करें तो यदि वाक्य के बीच में पदांश या वाक्य खंड आ जाए तो उसके दोनों छोर पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे चिंता चाहे जिस प्रकार की हो मनुष्य को भस्म कर देती है। तो यहाँ पर जो 2 वाक्यांश, पहला ये चिंता, इसके बाद कॉमा दिए, चाहे जिस प्रकार की हो, और यहाँ पर भी क्या है, कॉमा का प्रयोग करना पड़ा।
इसके अतिरिक्त जब भी उद्देश्य बहुत लंबा हो तो दो वाक्य खंडों के बीच और इसको लोप कराने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अर्ध विराम, जिसको हम लोग सेमी कॉलन बोलते हैं। तो अल्प विराम की अपेक्षा जहाँ थोड़ा अधिक ठहरना अपेक्षित है वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, छात्र अध्ययन में किस प्रकार तल्लीनता पूर्वक प्रवृत्ति हो, उसमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो, वे अध्यापक के प्रति भक्तिभाव कैसे प्रकट करें। इस तरह का जो अगर हम लोग वाक्य कहते हैं तो पहला वाला जो है ये ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण था कि पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो। तो ये वाक्यांश कहने के बाद क्या है, ये सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा बस इतना समझ लीजिए कि अल्प विराम से जहाँ थोड़ा अधिक रुकना हो तो वहाँ पर हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो विराम चिन्ह है वो है आपका उपविराम, अर्थात कॉलन जो बोलते हैं ना। तो अर्ध विराम की अपेक्षा जहाँ और अधिक ठहराव की अपेक्षा हो, साथ ही वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित न हो, तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। अर्थात मतलब और अधिक ठहरना है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि पूर्ण विराम के जैसा पूरी तरह आप नहीं रुक सकते क्योंकि वाक्य समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उपविराम का प्रयोग होता है। इसका सबसे अधिक आप प्रयोग देखेंगे जैसे कोई भी चैप्टर का शीर्षक है, जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए प्रसाद, अर्थात यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। प्रसाद, फिर रुक गए, और विचार और विश्लेषण, इस तरह से। वैसे ही भारत आरण्यक का देश, भारत आरण्यक का देश, अरण्यहीन। तो इस तरह से जहाँ पे रुकना है तो कोई शीर्षक में ये ज़्यादा प्रयुक्त होता है। जैसे लास्ट वाला भी देखे, ये कोई निबंध का शीर्षक हो सकता है, अगला वाला जो देखे वो कोई पुस्तक का शीर्षक हो सकता है। तो ये हो गया उपविराम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा विराम चिन्ह जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक, है ना, इंटेरोगेशन ना। तो प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है ना, अर्थात जहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या राम स्कूल गया, इस तरह से। और विस्मयादि बोधक, अर्थात जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि हमें अत्यंत आनंद के स्थिति में, उत्साह की स्थिति में, आश्चर्य, घृणा, अत्यधिक दुख, इन सब भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही विस्मयादि सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, ओह, अरे। तो इस तरह से जो विराम चिन्ह है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। संयोजक चिन्ह है ना, हाइफेन जो कहते हैं। तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, जैसे ऊंच नीच, सहचर शब्दों के बीच, जैसे खाना पीना, प्रतिबिंबित शब्दों और सार्थक शब्दों के बीच, जैसे अनाप शनाप, द्वंद्व समास के दोनों भेदों में पदों के बीच, जैसे रामकृष्ण, जब संज्ञा की पुनरुक्ति हो, जैसे गांव गांव, आदि स्थितियों में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात विपरीतार्थक शब्दों के बीच में भी, सहचर शब्दों के बीच में भी, प्रतिबिंबित शब्दों के बीच में भी, द्वंद्व समास के बीच में भी, इन सब जगहों में क्या करते हैं, संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसका सारे टॉपिक्स क्या है, कवर हो गए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।